नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत के अंदर अपन ने अभी तक 5 टाइप पढ़ लिए और छठा टाइप अपन ने कल स्टार्ट किया था। छठा टाइप अपन पढ़ रहे हैं मिश्रण के अंदर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न अपन ने कल देखा था, आज अपन पढ़ेंगे अगला प्रश्न। इससे पहले अपन ने 5 टाइप के प्रश्न देखे, कौन कौन से टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। देखो, पहला टाइप अपना था तुलनात्मक आधारित प्रश्न। फिर अपन ने क्या देखा, तुलनात्मक आधारित प्रश्न के अंदर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि आपको दो के बीच तुलना करनी है। किसके बीच? दो के बीच तुलना करने को कह सकता है, या फिर आपको कह सकता है कि 3 के बीच तुलना करनी है। जैसे कि पूछ सकता है कि आपके पास 100 रुपए है, उसके पास 120 रुपए है, तो आपको तुलना करके बतानी है कि कम या ज्यादा किसके पास है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे वो तुलनात्मक आधारित प्रश्न के अंदर अपन ने देखे। फिर अपन ने देखा दूसरा टाइप कि जनसंख्या और अवमूल्यन आधारित प्रश्न। उनके अंदर आपको क्या पूछ सकता है कि वर्तमान जनसंख्या देकर और एक आपको वृद्धि दर दे दे कि 10% से बढ़ रही है, 12% से बढ़ रही है, या फिर आपको बोल दे कि 15% से आपकी जो वृद्धि दर है वो है। फिर आपसे पूछे कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, या 2 साल बाद की जनसंख्या देकर आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान की जनसंख्या क्या होगी। और अपन ने अवमूल्यन के आधार पर देखा कि कोई मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी? कोई मशीनरी खरीदी, आज उसकी वैल्यू ये है और 2 साल बाद इसका डेप्रिसिएशन लग रहा है कुछ। अवमूल्यन यानी उसके मूल्य ह्रास हो रहा है, उस मशीन का मूल्य ह्रास हो रहा है। मूल्य ह्रास इन द सेंस कि उसकी डे बाई डे उसकी कीमत में जो कमी आ रही है उसे अवमूल्यन कहते हैं, या मूल्य ह्रास कहते हैं, या फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो आज उसकी वैल्यू है तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर 2 साल बाद उसकी वैल्यू ये है तो आज की वैल्यू बताओ। या फिर आपको ये पूछ सकता है कि आज की वैल्यू दे दी, 2 साल के बाद की वैल्यू दे दी, और आपसे पूछ रहा है कि उसका अवमूल्यन कितने प्रतिशत से हो रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे जनसंख्या और अवमूल्यन आधारित टाइप के अंदर। और तीसरा टाइप अपन ने देखा कमी या वृद्धि वाले प्रश्न, कि किसी वस्तु के मूल्य में ये आज ये है और इसके अंदर कमी आ गई, 10% कमी हो गई, या 20% कमी हो गई, या वृद्धि हो गई। इस प्रकार के प्रश्न जो अपन ने पढ़े वो अपन ने पढ़े कमी या वृद्धि वाले। चौथा टाइप अपन ने पढ़ा था अपने परीक्षा संबंधित प्रश्न, कि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के औसत टाइप प्रतिशत के अंदर बनेंगे, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। फिर अपन ने देखा कि चुनाव संबंधी प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, और अभी अपन पढ़ रहे हैं मिश्रण वाले प्रश्न। मिश्रण जो कि अपन एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे अपन सिंपली जो सिंपल सवाल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़े अच्छे लेवल के जो प्रश्न होंगे वो मिश्रण के टॉपिक वाले मिश्रण में ही पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि प्रश्न कह रहा है कि 5 लीटर शराब पानी के मिश्रण में 20% क्या है? शराब है। 2 लीटर मिश्रण निकालकर 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अब शराब कितना होगा। क्या कह रहा है कि कोई एक मिश्रण है, मिश्रण में क्या चीज है? आपका शराब और पानी है। कितना लीटर का मिश्रण है? 5 लीटर का मिश्रण है। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं कि 5 लीटर मिश्रण है। मिश्रण कितने का? मिश्रण हो गया आपके 5 लीटर का मिश्रण है। अब क्या कि इसके अंदर 20% शराब है, 2 लीटर मिश्रण निकालकर 2 लीटर पानी मिला दिया। क्या 2 लीटर मिश्रण निकालकर 2 लीटर पानी मिला दिया तो अब शराब कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इनमें से 2 लीटर शराब में निकाल दूं। 2 लीटर मैंने मिश्रण निकाला, शराब नहीं, 2 लीटर क्या निकाल रहे हैं? मिश्रण निकाल रहे हैं। तो इस 5 लीटर में से 2 लीटर मैंने मिश्रण निकाल दिया। तो अब बताओ कि अब मिश्रण कितना रहा। तो अब मिश्रण रहा 3 लीटर। कितना रहा? 3 लीटर। अगर यहाँ पे 20-80 का रेशियो है कि 20% शराब है, 80% पानी हो गया, जो यहाँ पे रहेगा 5 लीटर के अंदर वो सेम टू सेम रेशियो यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि अपने मिश्रण निकाला ना, तो मिश्रण में से अपन अलग से पानी निकाला ना ही शराब निकाला। तो ऑल ओवर अपन ने मिश्रण निकाला, मिश्रण में से 2 लीटर निकाला, तो जो शराब और पानी का रेशियो है वो तो वही रहेगा जो पहले था, जो 5 लीटर में था वही अभी 3 लीटर के अंदर रहेगा। तो अब बताओ कि मिश्रण के अंदर कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया अल्कोहल और एक आपका हो गया वाटर। अब कह रहा है कि 20% अल्कोहल, 20% शराब है, तो बताओ पानी कितना होगा। तो पानी आपके हो जाएगा जी 80%। कितना हो जाएगा? 80%। अब कह रहा है कि 2 लीटर पानी मैंने मिलाया। क्या मिलाया? अब मैंने यहाँ पे 2 लीटर
पानी मिलाया, तो अब आपको बताना है कि शराब का अब प्रतिशत कितना होगा। कितना होगा अब शराब कितना होगा। तो आप मेरे को बताओ कि अगर 3 लीटर में से 20% पानी है, 3 लीटर में 20% क्या है शराब है, तो शराब लीटर के अंदर कितना हो जाएगा। तो 3 लीटर का मैं क्या करूंगा, 3 लीटर का मैं निकाल दूंगा, 20% मेरे को शराब निकल कर आ जाएगा। तो 3 लीटर का मैंने क्या किया, 3 लीटर का मेरे को 20% निकालना है। क्या करना है, 3 लीटर का मेरे को 20% निकालना है। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने नीचे 100 लिखा। क्या लिखा 100। अब 100 को 20 से 5 बार 3/5 लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं 0.6। तो ये क्या है 0.6, ये 0.6 आपका हो गया शराब। इस 3 लीटर में 0.6 तो आपका क्या है शराब है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 0.6, और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी हो गया पानी। तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 2.4। कितना हो गया 2.4 आपका पानी है, और 0.6 आपका क्या है ये शराब हो गया। और इन दोनों को मैं मिलाऊं तो 3 लीटर पानी, 3 लीटर मिश्रण हो जाता है। अब कहता है कि 2 लीटर मैंने पानी मिलाया, 2 लीटर मैंने पानी मिलाया, तो अब बताओ टोटल पानी कितना हो गया 2.4। 2.4 पहले पानी था, अब मैंने इसके अंदर 2 लीटर और पानी मिला दिया, तो पानी हो गया जी 4.4। कितना हो गया 4.4 पानी हो गया। तो शराब कितना है, मैंने मिश्रण के अंदर एक पानी ही मिलाया, शराब नहीं मिलाया, तो मतलब ये हुआ कि शराब तो आज भी उतना ही है। कितना है 0.6। 0.6। तो टोटल मिश्रण अब कितना हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो टोटल मिश्रण निकल कर आया, कितना निकल कर आया 5.0। कितना निकल कर आया 5.0। मतलब ये है कि शुरुआत में कितना लीटर था 5 लीटर, अब भी कितना लीटर है 5 लीटर। पहले शराब कितना था 0.6, अब शराब कितना है 0.6। पानी कितना हुआ कि पानी हो गया पहले था 2.4, अब हो गया 4.4। समझ रहे हैं, ये सारी गणित आप समझ रहे हैं। अब मैं अगर इसका आगे प्रश्न पूछ रहा है कि शराब कितना प्रतिशत है, तो मैं शराब का प्रश्न कैसे निकालूंगा। देखो अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत के अंदर प्रतिशत कैसे निकालना है। अपन पढ़ते हैं कि जिसका प्रतिशत अपन को पूछ रहा है, जिसका प्रतिशत अपन को पूछ रहा है, और किसमें पूछेगा प्रश्न के अंदर। प्रश्न के अंदर जिसका प्रतिशत अपन को पूछ रहा है वो अपन को कहाँ रखना है, वो अपन को रखना है जी अंश में। कहाँ पे रखना है अंश में। और अपन को सवाल करना है कि किस से, अगर इस किस से का जवाब मिल जाता है तो अपन को रखना है वो हर में। कहाँ पे रखना है हर में। तो अपन अब प्रश्न किसका पूछ रहा है कि शराब कितना प्रतिशत है, तो शराब कितना है जी, शराब है 0.6। 0.6 किस से करना है, या फिर अपन को सवाल करना है किसका। तो 0.6 किसका है, तो 5 लीटर का। कितने का 5 लीटर का। तो मैं यहाँ पे 5 लिखकर, अब मेरे को प्रतिशत का साइन लाना है, तो मैं क्या करूंगा 100 से गुना कर दूंगा। क्या करूंगा 100 से गुना कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुना कर दूंगा, और इस 0 से ये 0 कट, इससे ये 2 कट, तो कितना आ जाएगा 6 को 2 से गुना किया तब आ गया 12%। ये 12% क्या है, ये 12% आपका शराब है। पहले शराब कितना था, पहले शराब था 20%। अब शराब कितना है, अब शराब आया, अब शराब कितना है 12%। कि पहले शराब था 20% कुछ उस मिश्रण में, फिर मिश्रण में से 2 लीटर मैंने निकाल दिया, फिर मैंने पानी डाल दिया, तो अब शराब हो गया 12%। ठीक है। तो अगर 12% शराब है, अगर इस प्रश्न के अंदर पूछे कि पानी कितना है, तो पानी हो जाएगा 100 में से 12 शराब हो गया, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 88% क्या हो जाएगा 88% हो जाएगा पानी। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपन अगला टाइप का पढ़ेंगे। बाकी मिश्रण के जो भी सवाल है वो अपन मिश्रण वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। देखिए टाइप 7वां लिखिए। टाइप 7वां लिखवाई हूं कि गुणनखंड से प्राप्त परिणाम वाले प्रश्न, गुणनखंड से प्राप्त परिणाम वाले प्रश्न। गुणनखंड वाले कैसे कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करो, जो परिणाम प्राप्त होता है वो वाले प्रश्न।
क्या लिखना कि गुणनखंड वाले प्रश्न, क्या लिखा हो गया, गुणनखंड वाले प्रश्न। ये कौन सा टाइप हो गया, ये टाइप हो गया 7। ये कौन सा टाइप हो गया, ये टाइप हो गया 7, गुणनखंड वाले प्रश्न। गुणनखंड वाले प्रश्न क्या हो गया कि फर्स्ट राशि का सेकंड राशि के साथ में गुणा होता है तो उससे जो परिणाम प्राप्त होता है वो वाले प्रश्न। देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लिखिए प्रश्न लिखना, किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ाने पर, किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ाने पर उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा या कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी आपको बतानी है। ठीक है, देखो प्रश्न मैंने बोला कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ाने पर उसके नए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी बताना है। देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग ये हो गया मेरा वर्ग जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ये क्या होता है, ये होता है वर्ग, ये होता है वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा। क्या लिख सकते हैं, भुजा का भुजा के साथ में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, वर्ग का क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, गुणनखंड वाले प्रश्न। गुणनखंड वाले कैसे, जो दो राशियों के गुणनखंड से परिणाम दे, जो दो राशियों के गुणनखंड से जो परिणाम दे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गुणनखंड वाले प्रश्न। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणा, किसी भी संख्याओं का गुणा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जिनका परिणाम गुणनखंड से मिले। ठीक है, तो गुणनखंड होता है गुणा, आपस में संख्याओं का आपस में गुणनखंड होता है। तो प्रश्न क्या लिखा मैंने कि किसी वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके नए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी आपको बताना है। तो मैंने क्या किया कि मैं मान लेता हूं कि इस वर्ग की भुजा, मैं कुछ भी मान सकता हूं, 10 मानो, 20 मानो, 100 मानो, 50 मानो, कुछ भी मान लो। मैंने मान ली ये वर्ग है, इसकी वर्ग की भुजा है 20 सेंटीमीटर। कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा। क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा इंटू भुजा, 20 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 हो गया 400। क्या हो गया, 400। 20 गुणा 20, भुजा का भुजा के साथ में गुणा किया तो 400 मिला। और ये 400 क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। ये 400 क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो गई। अगर मैं प्रतिशत में पूछूं कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कि पहले 100 थी, अब 10% की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई, 10% बढ़ाने पर वो हो गई 110। कितनी हो गई, 110। देखो ये करने का रीजन ये है कि मैं, ये 20 सेंटीमीटर है, उदाहरण के तौर पर समझना, ये 20 सेंटीमीटर है, मैंने इसका 10% निकाला, कितना निकला, 2। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ा तो कितना मिला, 22। अगर ये 10% की वैल्यू सीधी मैं 100 पर अप्लाई करके ये परिणाम निकालूं तो मेरे को ये वाला प्रोसेस एक बच जाएगा कि मेरे को 20 के साथ में 2 जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर 20 का 110% निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 110% निकाला मतलब इस साइन हटा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 का 22 के साथ में गुणा किया, सीधा 22 मेरे को मिल गया। मतलब ये है कि इसको करने पर मेरा एक स्टेप बच जाता है। तो इसको करने पर मेरा एक स्टेप बच गया, कौन सा वाला, कि 20 के अंदर 2 को जोड़ के 22 निकालने वाला। ठीक है, तो अगर 20 का 110% निकाला तो कितनी भुजा हो गई, 22 भुजा हो गई। अब नई भुजा कितनी है, नई भुजा है 22। ये क्या है, इस वर्ग की नई भुजा। अब वही फॉर्मूला सेम कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भुजा गुणा भुजा। अब 22 का 22 के साथ में गुणा करना है, 22 का 22 के साथ में गुणा करना है, तो 22 का 22 के साथ में गुणा किया तो कितना मिला, अपन को मिला 484। कितना मिला, 484। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि उसके नए क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो यहां से यहां तक की वृद्धि कितनी हुई, यहां से यहां तक की वृद्धि कितनी हुई,
तो मेरे को मिला कि यहां से यहां तक की वृद्धि हुई 84 की। कितने की वृद्धि हुई? 84 की वृद्धि हुई। किस पर हुई ये 84 की वृद्धि? 484 पर हुई या 400 पर हुई? प्रश्न करना है कि वृद्धि किस पर हुई। तो मेरे को जवाब मिला ये 84 की वृद्धि हुई 400 पर। किस पर हुई? 400 पर। तो मैंने 84 के अंदर 400 से भाग दे दिया और साथ में गुणा कर दिया 100 से। मैं 100 से गुणा यहां से करूं, यहां पे करूं, एक ही चीज है। कि वृद्धि कितने की हुई? कि वृद्धि होगी 84 की। और 84 की वृद्धि हुई किस पर? ये 84 की वृद्धि हुई 400 पर। 84 की वृद्धि 400 पर और प्रतिशत का साइन लाना है तो मैंने साथ में लिख दिया गुणा 100। प्रतिशत ही निकाल रहे हैं ना, तो मेरे को 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 84 का 4 के अंदर गुणा किया, 84 का 4 के अंदर भाग दिया तो मेरे को मिला 21%। क्या मिला? कितना मिलेगा? 21%। और ये 21% क्या है? 21% इस वर्ग के नए क्षेत्रफल में वृद्धि है। इस वर्ग के नए क्षेत्र पुराने क्षेत्रफल से नए क्षेत्र में 21% की वृद्धि हुई। पहले 400 था, अब 484 हो गया। अगर प्रतिशत के अंदर बात करूं तो 21% की वृद्धि हो गई और यूं बात करूं तो 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 84 की वृद्धि हो गई। अगला प्रश्न लिखना कि किसी आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी जब उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए। कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी जब उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए। लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए। चौड़ाई में 10% की कमी की जाए। आपको बताना है कि उसके नए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये बराबर तो ये बराबर, ये बराबर तो ये बराबर। ये होगी लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। मैं मान लेता हूं उसकी चौड़ाई कितनी है? मैंने मान ली कि उसकी चौड़ाई है 100। कितनी मान ली? उसकी लंबाई मैंने मान ली 100। चौड़ाई मैं मान लेता हूं, चौड़ाई उसकी है 50। कितनी मान ली? 50। कि उसकी लंबाई 100, ये चौड़ाई 50। ये मैंने अपने मन से मानी है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। आप यहाँ पे 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। जो चीज यहाँ पे आप मान रहे हैं, जो आंकड़ा आप यहाँ पर मान रहे हैं, जो ये वृद्धि या कमी हो रही है, आपको इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। जो डाटा आपने माना उस पर कमी या वृद्धि हो रही है, आपको उसी के ऊपर माननी है। क्या करना है? उसी के ऊपर माननी है। अब आप पहले ये बताओ कि ये है आयत और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई के साथ में चौड़ाई का गुणा। लंबाई के साथ में चौड़ाई का गुणा। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। अगर इसकी लंबाई 100 है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 500, तो मैंने 100 का 500 के साथ में गुणा किया तो क्षेत्रफल कितना मिला? 5000। ये 5000 क्या है? इस आयत का क्षेत्रफल है। कैसे निकला? 100 का 50 के साथ में गुणा किया, लंबाई का चौड़ाई के साथ में गुणा किया तो 5000 मिला और ये 5000 आपका क्या है? इस आयत का क्षेत्रफल है। पहले आपको ये चीज मानकर आपको ये पुटअप कर लेना है, ये वैल्यू आपको रख लेनी है। अब आगे जो भी कह रहा है कि जो भी कमी या वृद्धि हुई आपको इसके ऊपर करके वो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई में रख के नया क्षेत्रफल निकाल देना है। कैसे? कि अगर इसकी लंबाई 100 है और लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, लंबाई 100 है, लंबाई के अंदर 10% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितनी की हुई? 10 की वृद्धि हुई। पहले 100 थी, 10 की वृद्धि हो गई, तो अब लंबाई कितनी है? अब लंबाई होगी 110 की। कितनी हो गई? 110 की वृद्धि हो गई। लंबाई मेरे को मिल गई 110। अब कह रहा है कि चौड़ाई 50 है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो मैंने 50 का 10% निकाला तो कितना मिला? मेरे को 50 का 10 मिला 5। कि पहले 50 थी, अब 5 की कमी हो गई है, तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अब चौड़ाई हो जाएगी 50 में से 5 निकाले तो 45 की कमी हो, 45 हो गई चौड़ाई। अब चौड़ाई मेरे पास पड़ी है, लंबाई मेरे पास पड़ी है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे को पता है,
तो मैं इसकी जो कमी या वृद्धि हुई वो निकाल सकता हूं। मैंने 110 का 45 के साथ में गुणा करना है, 110 गुणा 45। ठीक है, अब इनका गुणा किया तो क्या मिला 0, 5 और 5 और 9। ये क्या है, आयत का नया क्षेत्रफल। कमी या वृद्धि होने के बाद का जो नया क्षेत्रफल निकल कर आया, ये निकल कर आया कितना 4950। पहले कितना था 5000 था। कमी कितनी हुई, कमी या वृद्धि कितने की आ रही है, तो वह आ रही है आपके 50 की। कितनी आ रही है, 50 की कमी आ रही है, 50 की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, 50 की। तो अपन क्या करते हैं कि 50 की कमी किस पर आ रही है, 4950 पर 50 की कमी आ रही है या फिर 5000 पर 50 की कमी आ रही है। तो मेरे को जवाब मिला कि 5000 पर 50 की कमी आई, तब जाके 4950 हो गया। तो अब मैं हर में क्या लिखूंगा 5000। तो कमी किस पर आई, 5000 पर आई। कितने की कमी आई, 50 की कमी आई। अब क्या करना है आपको, 100 से गुणा कर लेना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मतलब कि यहां पे बचा आपका 1%। कितना बचा, 1% बचा। कि अगर आयत के क्षेत्रफल में 10% की कमी करूं या 10% की वृद्धि करूं, आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि करूं या चौड़ाई में 10% की कमी करूं, तो उसके नए क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी पहले के क्षेत्रफल से। समझ गए प्रश्न किस प्रकार सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। गुणनखंड के अंदर देखिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी जब उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। क्या प्रश्न लिखना है आपको कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में क्या फर्क होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी जब उसकी त्रिज्या को क्या करना है, 20% वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये राजी आपका वर्ग, ये क्या है वर्ग, और ये इनका होता है व्यास, और व्यास की आदि होती है त्रिज्या। क्या होती है, व्यास की आदि होती है त्रिज्या। त्रिज्या को अपन डिफाइन करते हैं आर से। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल में क्या कमी या वृद्धि होगी जब उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब कह रहे हैं कि उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई। मैं मान लेता हूं इसकी त्रिज्या कितनी है, 10। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि उसकी त्रिज्या 10 है। तो पाई, अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, आर बराबर 10 है, तो पाई गुणा 10 गुणा 10, तो कितना मिला 100 पाई। कितना मिला 100 पाई। और ये 100 पाई क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। अगर 10 का 20% निकालोगे तो कितना निकला, तो निकला 2%, और 2% की वृद्धि 10 पर, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या मेरे को मिली 12। कितनी मिली, 12। अब क्या करना है, पाई का आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से गुणा करना है कि आर गुणा आर स्क्वायर लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई आर गुणा आर, ऐसे लिख सकता हूं पाई गुणा आर। तो मैंने क्या, पाई का 10 के साथ में गुणा, 10 गुणा 10, तो मेरे को मिला 100 पाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पाई के साथ में 12 से गुणा करना है, तो पाई गुणा 12, तो कितना मिलेगा 144 पाई। कितना मिला 144 पाई। और ये क्या है 144 पाई, इस वर्ग का नया क्षेत्रफल, इस वर्ग का नया क्षेत्रफल कितना 144 पाई। अब आप बताओ कि पहले 100 पाई था, अब 144 पाई हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई थी 44 पाई की। कितने पाई की, 44 पाई की वृद्धि हुई। और किस पर हुई, 144 पर वृद्धि हुई या फिर 100 पाई पर वृद्धि हुई,
तो मेरे को जवाब मिला कि ये 100 पाई पर वृद्धि हुई। कितने पर? 100 पाई पर, और गुना कर लेंगे 100 से। वहां पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इस चीज को यहाँ पे वापस लिख देता हूं कि पहले 100 था, अब 144 हो गया, तो 44 की वृद्धि हो गई। कितनी? 44 पाई की वृद्धि होगी। और किस पर वृद्धि हुई? तो मेरे को जवाब मिलता है कि 100 पाई पर 44 पाई की वृद्धि हो गई। अब मेरे को प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए मैं 100 से गुणा कर लूंगा। पाई से पाई कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल, तो कितना मिला? 44%। इस वृत्त के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाती है जब उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, गुणनखंड वाले प्रश्नों में से अगला प्रश्न क्या बन सकता है? अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखो कि कोई दुकानदार किसी ऑफर में अपनी वस्तुओं की कीमत में 10% की कमी करता है। अपने वस्तुओं की कीमत में 10% की कमी करता है, जिससे उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, जिससे उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो बताओ उस दुकानदार को कितना लाभ अथवा हानि हो रही है? कितना लाभ अथवा हानि हो रही है? तो वो क्या कर रहा है? बिक्री में क्या हो गई? उसकी बिक्री में 20% की ग्रोथ हो गई। कब हुई? जब उसने अपनी वस्तुओं के मूल्य में क्या किया? 10% की कमी की। कि कोई दुकानदार किसी ऑफर में उसकी वस्तु पर 10% की कमी करता है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखो कि उसकी ऑल ओवर प्रॉफिट कैसे होगा, उसका लाभ कैसे होगा कि जितनी उसकी वस्तुएं बिकेगी और किस पर बिकेगी? उसके मूल्य पर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि उसकी वस्तु है 100। कितनी वस्तु है? 100 मैंने वस्तु मान ली। और क्या मान लेता हूं? उसकी बिक्री में कितनी मान लो? उसकी बिक्री में मान लेता हूं 100। तो वस्तु का बिक्री के साथ में मैंने गुणा किया तो मेरे को क्या मिली? आय मिली। कितनी मिली? आय। अगर मैं वस्तु का बिक्री के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को आय मिलती है। इन दोनों का मैंने गुणा किया तो कितना आय उसकी कितनी होगी? उसकी आय होगी 10,000। कितनी आय होगी? 10,000। सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि कोई दुकानदार, उसकी आय कैसे होगी कि जितनी वस्तुएं जिस रेट पर बेचेगा उसकी वो क्या होगी? उसकी आय होगी। तो मैं 100 वस्तु मान लेता हूं और उसकी बिक्री में मान लेता हूं 100। इन दोनों का मैंने गुणा किया तो उसकी आय होगी 10,000। अब कह रहा है कि उसकी बिक्री में 20% की ग्रोथ हो रही है। कब हो रही है? जब उसने वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की। तो कितने की कमी हो गई? कि अगर 100 पर 10 की कमी हो रही है तो मतलब क्या हो गया? वो रिजल्ट हो गया आपका 90। क्या हो गया? 90। तो वस्तु कितने की हो गई? वस्तु हो गई 90 की। 90 की वस्तु हो गई। अब आप बताओ कि उसकी बिक्री कितनी हो जाएगी? अगर 100 पर 20 की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 100 पर 20 की वृद्धि हुई तो वो होगी आपकी 120। अब वस्तु का बिक्री के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलती है? मेरे को मिलती है आय। क्या मिलती है? आय। तो आय कितनी हो जाएगी? 90 का 120 के साथ में गुणा किया तो मेरी आय हो गई 20 और 108। तो आय हो गई 10,800। तो आप मेरे को यह बताओ कि इसके आय में कमी हुई या फिर वृद्धि हुई? क्या हुई? वृद्धि हुई। कमी हुई या फिर वृद्धि हुई? कि पहले आय 10,000 थी, अब आय उसकी 10,800 है, तो 800 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? उसके 800 की वृद्धि हो गई। और ये 800 की वृद्धि किस पर हुई? 800 की वृद्धि किस पर हुई? उसके 10,000 पर हुई या फिर उसके 10,800 पर हुई? तो मेरे को जवाब मिलता है कि 800 की वृद्धि हो गई उसके 10,000 पर। अब प्रतिशत निकालना है तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 फिर कैंसिल। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 8% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 8% की वृद्धि हो गई। अगर उसके पहले 100 रुपए की आय थी तो अब आय कितनी है? 108 की आय हो रही है। कब हो रही है? जब उसने ऑफर चलाया। क्या ऑफर चलाया? कि उसकी वस्तु का मूल्य 10% कम हो गया।
उसका 10% मूल्य में कम किया तो उसकी बिक्री ऑटोमेटिक 20% बढ़ गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखना कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखना कि एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो बताओ उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। नया क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या है, ये आपका आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10, अगर ये 5 है तो ये भी 5 मानी जाती है। ठीक है, अब बताओ कि उसके लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होती है। मैं मान लेता हूं कि ये लंबाई आपकी है 20, कितनी है 20। मैं मान लेता हूं इसकी लंबाई 20 है और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई मैं मान लेता हूं 10 मान लेता हूं। ये मैं एज्यूम क्या है, ये मैंने माना है मन से, आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी, लंबाई इसकी 20, चौड़ाई इसकी कितनी, चौड़ाई इसकी 10। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला, 10 को 20 के साथ गुणा किया तो 200 निकला। 10 को 20 के साथ गुणा किया तो कितना निकला, 200। ये मैंने जो राशि है ये मैंने मन से मानी है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, आप यहाँ पे 50 मान सकते हैं, आप यहाँ पे 100 मान सकते हैं, कुछ भी डाटा मान लो। जो वृद्धि या कमी आपको कह रहा है वो फिर आपको इसी डाटा पर लगानी होगी। अगर 10% की वृद्धि कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो 20 पर आपको 10% की वृद्धि करनी पड़ेगी, और अगर उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो वो आपको इसकी चौड़ाई पर जो आपने डाटा माना है उस पर आपको कमी करनी पड़ेगी। जैसे कि अपन कह रहे पहले प्रश्न सॉल्व कर रहे थे कि 100 पर 10% की वृद्धि हो रही है तो अपन उसको 110% लिख सकते हैं। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, 20 का मेरे को 110% निकालना है, या तो फिर मैं इसका पहले 10% निकालू, 20 का 10% निकाल के इसको जोड़ू, कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 को मैं 20 के अंदर जोड़ता हूं तो मेरे को 22 मिलता है। या फिर डायरेक्ट मैं 110 को 20 पर जोड़ता हूं तो फिर मेरे को वो जोड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, प्रतिशत का साइन हटा, 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 का 2 के साथ में गुणा, ये 22 मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा। इसीलिए अपन जो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है वो 100 पे डायरेक्ट बढ़ाएंगे या फिर डायरेक्ट ही घटाएंगे, फिर डायरेक्ट अपन परिणाम पर वो अप्लाई कर देंगे तो अपन को फिर ये जो या घटाव वाला प्रोसेस है ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा है कि उसके लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी, तो 20 का अगर 110% निकालता हूं तो कितना निकला, 22 निकला। तो अब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अब उसकी लंबाई होगी 22 गुणा में फिर चौड़ाई। अब चौड़ाई में उसके 10% की कमी हो गई तो 10 का 90% कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। ये 90 मैंने कहां से लाया कि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, यानी कि 100 पर वो 10 कम हो गया तो अब कितना हो गया, 90% हो गया। परसेंट का साइन मैंने हटाया, बटे में 100 लिख दिया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना रहा 9। 9 का 1 के साथ में गुणा करता हूं तो 9 ही मिलती है। तो अब चौड़ाई कितनी होगी, अब चौड़ाई होगी आपकी 9। अब 22 का 9 के साथ में गुणा करता हूं, 22 का 9 के साथ में गुणा किया तो अब क्या मिल जाएगा, आपके आयत का नया क्षेत्रफल मिल जाएगा। आयत का नया क्षेत्रफल 9 दूनी 18 और 1 19। पहले क्षेत्रफल था 200, पहले क्षेत्रफल था 200, अब कितना हो गया 198। तो कितने की कमी आई, 2 की कमी आई, 2 की कमी आई। किस पर कमी आई, तो किस पर कमी आई, पहले क्षेत्रफल था 200, अब हो गया 198। कितना हो गया 198। तो 2 की कमी आई, 2 की कमी आई किस पर, जिसका प्रश्न पूछ रहा है वो आपको रखना है अंश में। तो किसका प्रश्न पूछ रहा है, 2 वाला पूछ रहा है। और किससे तुलना कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, तो 200 से कम हुआ, 200 से कम हुआ। तो मैंने 200 को फिर प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से गुणा कर लूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1%। और 1% क्या है, 1% की कमी हो गई, 1% की कमी हो गई, 1% की कमी हो गई। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न गुणनखंड वालों के अंदर क्या बन सकता है। प्रश्न लिखना,
देखो प्रश्न क्या लिखा कि किसी आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी जब उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए। जैसे अपन ने पहले प्रश्न सॉल्व किया था उस हिसाब से नहीं करके अपन जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका सीखते हैं। मैं मान लेता हूं कि आयत का क्षेत्रफल, क्या मान लेता हूं कि आयत का क्षेत्रफल मैंने माना कि 100 है। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 100 है। अब कह रहा है कि आपका आयत का क्षेत्रफल 100 है, अब लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो मैं क्या करता हूं एक एक भुजा की वृद्धि या कमी करता जाऊंगा। तो पहले मैंने आयत का क्षेत्रफल 100 माना, उसकी भुजा में कौन सी भुजा लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो अगर 10% की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि होगी। तो मैंने क्या किया, 100 के ऊपर डायरेक्ट 10% अप्लाई कर दिया, 100 का 10% निकाला तो 110 मिल गया मेरे को, और 110 क्या है? ये इस आयत का नया क्षेत्रफल है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होगी, तो अब मैं 110 पर 10% की कमी कर दूंगा, 110 पर 10% की कमी कर दूंगा, यानी कि कितनी हो जाएगी? ये 110 का 10% निकालो मतलब 90, तो मेरे को मिला 99। तो पहले क्षेत्रफल था 100, फिर मैंने 10% की वृद्धि की लंबाई पर, तो कितना हुआ? 110 हो गया। कि पहले क्षेत्रफल था 100, कितना था? 100 मैंने क्षेत्रफल मान लिया आयत का, फिर मैंने उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की, तो अब कितना हो गया? 110 हो गया। अब 110 पर मैंने वापिस, जैसा प्रश्न कह रहा है कि 10% की कमी होती है आपके चौड़ाई पर, तो चौड़ाई पर मैंने 10% की कमी की, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैंने 110 का 90% निकाला, यानी कि 10% कम करके 100 पर 10% की कमी की तो 90, तो 110 का मैंने 90 निकाला, तो अब कितना क्षेत्रफल निकला? 99। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100, अब कितना है? 99। कितने परसेंट की कमी हुई यहां से यहां तक? तो 1% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी होगी? 1% की कमी होगी। ये दूसरा तरीका रहता है इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने के लिए। एक उदाहरण और लिखा था अपन ने कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि की जाती है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले मैं मान लेता हूं उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं 100, उस वर्ग का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं 100। क्या माना? मैं उस वर्ग का क्षेत्रफल मान लेता हूं 100, और मेरे को क्या करनी है? 20% की वृद्धि करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या हुआ? भुजा स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा? इस भुजा स्क्वायर का गुणा कर लूंगा, भुजा स्क्वायर का क्या कर लूंगा? गुणा कर लूंगा। अब मैं इस कोष्टक को खोलता हूं, तो 100 गुणा 120/100, 120/100, 120/100, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 12 का 12 के साथ में गुणा किया तो कितना आया? 44% आया। और ये 44% क्या है? उस वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, ये 44% कैसे निकला? 12 को 12 के साथ में गुणा किया तो मेरे को मिला 144। 12 को 12 से गुणा किया तो पहले कितना था? 100 था, अब कितना है? 144। कितने की वृद्धि होगी? 44% की वृद्धि होगी। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? कि देखो मैंने माना कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, फिर मैंने उसके 20% की वृद्धि की, 100 पर 20 की वृद्धि तो 120। अब भुजा स्क्वायर है फॉर्मूला कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भुजा स्क्वायर, तो मैंने 100 का 120 के साथ में क्या किया? गुणा किया, तो परिणाम निकल कर आया। और ये परिणाम क्या है? आप डायरेक्ट ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये एक सही तरीका है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न लिखना कि किसी ऐसे लिखो प्रश्न कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक महिला अपना घर खर्च समान रखने के लिए कितनी अधिक चीनी खरीद सकती है? कितनी अधिक चीनी खरीदेगी? कि किसी चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कि किसी चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक महिला अपना घर खर्च समान रखने के लिए वो कितनी अधिक चीनी खरीद कर लाएगी? तो मैं मान लेता हूं कि वो महिला पहले 100 रुपए खर्च करती थी, अब क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई,
तो मैंने 100 पर 10% की कमी की, तो अब कितना हो गया कि अगर वो 100 रुपए में पहले 10 किलो ला रही थी तो अब वो 90 रुपए में 10 किलो लेके आएगी। लेकिन वो प्रश्न कह रहा है कि वो अपना घर खर्च समान रखने के लिए, मतलब मेरे को पुनः 100 करने के लिए, पहले वो 100 रुपए खर्च कर रही थी, 10% की कमी होगी तो आपको कितना खर्च कर रही है 90। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वो घर खर्च समान रखना है, कितना रखना है 100 रखना है। तो वापिस 100 रखने के लिए मैं क्या करूंगा 10 की वृद्धि कर दूंगा। क्या कर दूंगा 10 की वृद्धि कर दूंगा। और ये 10 की वृद्धि मैं किस पर करूंगा, तो मैं 10 की वृद्धि करूंगा 90 पर, 100 से गुणा कर दूंगा कि 10 की वृद्धि मैंने करनी है, लेकिन करनी किस पर है तो 90 पर करनी है। 90 पर मैंने 10 की वृद्धि की, यहाँ पे 100 हो गया, और 100 पहले भी खर्च कर रही थी और अब भी खर्च कर रही है 100, तो उसका घर खर्च समान हो गया। जी बिल्कुल, कि पहले वो 100 रुपए खर्च कर रही थी, अब भी 100 रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शक्कर ज्यादा कितनी आएगी, पहले अगर 10 किलो आ रही थी तो अब कितनी आएगी। ये 10 किलो ये नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा कि अगर वो 10 किलो खरीद रही है तो अब कितनी खरीदेगी। तो मैंने क्या किया कि 10 रुपए की वृद्धि कर दी किस पर 100 की, 10 की वृद्धि किस पर 100 पर, 10 वृद्धि किस पर 90 पर। तो अब क्या करना है आपको सिंपली सॉल्व करना है। 100 के अंदर 90 का भाग दिया तो 11 से 1/9% वो चीनी ज्यादा खरीदेगी। अगर पहले 10 खरीद रही थी तो 10 का आप कितना खरीदेगी 10 गुना 11 से 1/9, इतनी चीनी वो ज्यादा खरीदेगी। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न लिखना, किसी पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। किसी पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि उस पेड़ की 3 साल बाद, यदि उस पेड़ की 3 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी है, यदि उस पेड़ की 3 साल बाद उसकी ऊंचाई है 131.1, यदि उसकी 3 साल बाद उसकी ऊंचाई 131.1 है, तो बताओ कि उसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी होगी। उसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि मैं मान लेता हूं उस पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी है, उसकी वर्तमान ऊंचाई मैंने मान ली x। कितनी मान ली x, कि प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है। 10% की क्या हो रही है वृद्धि। अगर ये आज x है तो अगले साल कितनी हो जाएगी 100 पर 10 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी 110/100, 110% की वृद्धि होगी। तो दूसरे साल कितने की होगी, दूसरे साल की कितनी हो जाएगी 110/100। तो आप कीजिएगा, यहाँ पे 131 नहीं, यहाँ पे आएगा 133, यहाँ पे लिख लेते हैं 133। ठीक है, तो दूसरे साल उसकी वृद्धि होगी 110 की, फिर तीसरे साल भी कितनी होगी, तीसरे साल की वृद्धि हो जाएगी आपकी 110/100। और तीसरे साल यानी 3 साल बाद अपने को कितनी ऊंचाई दे रखी है, 3 साल बाद अपन को ऊंचाई दे रखी है 133.1, 133.1, कि अगर उसकी आज ऊंचाई ये है, 3 साल बाद में ऊंचाई ये है और उसकी वृद्धि दर ये है, तो आपको बताना है कि आज उसकी ऊंचाई कितनी है। अपन को क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x में यहाँ पे रख लूंगा और बराबर में क्या है 133.1 साथ में गुणा कर लूंगा इन सब का, किनका, इन सब का, इन तीनों सालों का। तो अगर ये यहाँ पे 110/100 है, तो वहां पे अगर उसका पक्षांतर करूंगा तो कितना हो जाएगा 100/110, 100 बटा कितना हो जाएगा 110, 100/110, 100/110। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो, 1 0 2 0 3 0 2 0 और 3 0। ठीक है, 11 को अपन काट दो, इन तीनों 11 का गुणा करता हूं तो कितना मिलता है 1331। अब मेरे को 1331, अभी ये दशमलव हटाया, नीचे क्या आ गया 10 आ गया, 1 0 से फिर 1 0 कट गया,
1331 से 1331 कट गया तो कितने की वृद्धि हुई, उसकी वर्तमान वैल्यू कितनी है 100 और x बराबर क्या है 100, x बराबर क्या है 100 और ये 100 क्या है उस पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, उस पेड़ की क्या निकली, उसकी वर्तमान ऊंचाई निकली। अपन ने चर्चा की प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत के कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप प्रश्न को लिख रहे होंगे, प्रश्न का उत्तर लिख रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो आप उसका कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, तो वो चीज मैं दोबारा जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार मैं समझाने के लिए तैयार हूं। मेरा टारगेट ये है कि आपको जो एसएससी जीटी वाला मैथ्स वाला पोर्शन है वो आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करवाना, आप उसको अच्छे से कर सके, वो चीज अपनी टारगेट है। आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए